नमस्कार साथियों, संस्कृत एजुकेशन ऐप पर आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो इससे पहले एक वीडियो अपलोड पहले हो चुका है, तो आज का अपना ये दूसरा पार्ट है, सेकंड वीडियो अपना। तो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आज के अपने इस सेकंड वीडियो की ओर, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है, जो कि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की जो सामाजिक की किताब है, तो सामाजिक की बुक है, उसी बुक में से इन तथ्यों का संग्रह किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखते हैं। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं इसके आगे। दिसंबर 1953 को फैजल अली आयोग यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है उसका गठन किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर 1953 को, जिसके अध्यक्ष थे फैजल अली और इसके दो अन्य सदस्य थे, जिनमें एक तो था हृदयनाथ कंजरू और दूसरा था के.एम. पणिक्कर। ये दो जो थे, फैजल जो था आयोग था उसके सदस्य थे और जो अध्यक्ष थे वो थे फैजल अली। इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर 7वां संविधान संशोधन 1956 लाया गया। इसमें राज्यों की ABCD श्रेणियों को समाप्त कर A और B श्रेणी बनाई गई, जिसमें A श्रेणियों में राज्यों को तथा B श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया था। 1 मई 1960 में बॉम्बे से दो राज्यों का पुनर्गठन यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात का हुआ था। 1 मई 1960 को बम्बई से यानी बम्बई का विभाजन करके उसको दो भागों में बांटा गया था, जिसमें से एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात नाम दिया गया। 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव भारत संघ में पहली अनुसूची के अंतर्गत जोड़े गए थे। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन किया गया था और 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य का पुनर्गठन कर इसमें हरियाणा, पंजाब 2 राज्य व चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। साथ में देखिए, 1 नवंबर 1956 को जो पंजाब था, उस पंजाब राज्य को दो भागों में बांटा गया था, जिसमें से एक का नाम दिया गया हरियाणा और दूसरे का नाम दिया गया पंजाब। और इसके अलावा चंडीगढ़ एक जो था वो केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया था। इसके बाद में 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया था और 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का गठन भी किया गया था। कब किया गया था? 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का गठन किया गया। फिर इसके बाद में 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 में भारत संघ में मिलाया और इससे पूर्व यह क्या था? एक सह राज्य था। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। तब किया गया था? 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। फिर इसके बाद में 30 मई 1987 गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और यह था 25वां राज्य बना था। जो गोवा था उसको 1987 में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और यह फिर 25वां राज्य बना। अंतिम 4 राज्यों का गठन, देखिए 26वां राज्य कौन सा था? छत्तीसगढ़ था, जिसका गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना था छत्तीसगढ़। 27वां राज्य था अपना उत्तराखंड, जो कि 9 नवंबर 2000 को बना था और ये जो था उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना था, इसका निर्माण हुआ था उत्तर प्रदेश। अगला था अपने 28 नंबर का राज्य झारखंड, तो इसका गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ये बिहार को अलग करके बनाया गया था।
इसके बाद में 29वां अपना राज्य था तेलंगाना, जो कि फरवरी 2014 को बनाया गया था, और ये भी जो था आंध्र प्रदेश से अलग होके बना था। तेलंगाना को श्री BN कृष्ण आयोग की सिफारिश के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य में से पूर्ण गठित कर बनाया गया था। इसके बाद में है दूसरी अनुसूची। साथियों, प्रत्येक जो फैक्ट है वो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जो सामाजिक विज्ञान की जो अध्ययन की जो किताब आती है, उसमें से एक एक तथ्यों को संग्रह करके ये वीडियो आपके लिए प्रस्तुत किया है मैंने। अगर आपको पसंद आए, अगर आपके लिए ये हेल्पफुल हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करें। तो अब बात करते हैं हम दूसरी अनुसूची की। देखते हैं दूसरी अनुसूची। प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और अन्य सुविधाएं का वर्णन जो है वो दूसरी अनुसूची में किया गया है। इसमें प्रमुख जो अधिकारी हैं उनका वेतन दे रखा है। जैसे राष्ट्रपति जो है उसका वेतन कितना है, 1,50,000 मासिक। उपराष्ट्रपति उसका वेतन है 1,25,000 मासिक। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका वेतन है 1,25,000 प्रति माह है। राज्यपाल का वेतन 1,10,000 प्रति माह है। और जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन है 1,00,000 रुपये। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन है 90,000 रुपये पर मंथ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 90,000, व जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन है 80,000 रुपये। और जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है उसका वेतन है 90,000 रुपये पर मंथ। इसके अलावा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका वेतन है 90,000 रुपये। और जो मुख्य सतर्कता आयुक्त जो है उसका वेतन भी 90,000 रुपये प्रति माह है। यानी कि जो दूसरी अनुसूची है उसमें जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं तृतीय अनुसूची की। तीसरी अनुसूची, इसमें है जो प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों की जो शपथ हैं उसका वर्णन इसमें कर रखा है। अपवाद है राष्ट्रपति की शपथ जो है वो इसमें नहीं आती है। बाकी जो प्रमुख जो संवैधानिक पदाधिकारी है उन सब की शपथ अनुसूची नंबर 3 के अंतर्गत आती है। इसके बाद हम बात करते हैं चतुर्थ अनुसूची की। इसमें है राज्यसभा में सीटों के वितरण का आधार भारत की जनसंख्या को माना गया है। जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में जो सीटों का वितरण है उस वितरण का आधार क्या हो, तो वो माना गया है भारत की जनगणना को, जो भारत की जनसंख्या है उसको आधार माना गया है। इसके बाद हम बात करें पाँचवीं अनुसूची की। तो पाँचवीं अनुसूची में जो अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र व प्रशासन का जो संचालन है और जो नियंत्रण है वो इस पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इसके बाद में है छठी अनुसूची। अब इसमें क्या है, तो इसमें मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के पहाड़ी जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का क्षेत्र, इन सब का वर्णन किसमें है, छठी अनुसूची में कर रखा है। और यहाँ पहाड़ी जनजाति परिषद बनी हुई है जहाँ प्रशासन नियंत्रण राष्ट्रपति के हाथों में होता है। ये सब बातें अपने छठी अनुसूची के अंतर्गत उल्लेखित की गई है। अब बात करते हैं सातवीं अनुसूची की। तो इसके अंतर्गत केंद्र व राज्य संबंधों का वर्णन किया गया है और इसमें तीन सूचियों का प्रावधान है। सबसे पहले है केंद्र सूची, जिसको हम संघ सूची के नाम से भी जानते हैं। कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, ये केंद्र सूची में वर्णन किया गया है। और जो केंद्र सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं वो कुल 97 विषय हैं मूल रूप से, और गणना में कुल विषय 100 हैं। प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? रेल, वायु, जल परिवहन, जनगणना केंद्र का विषय है, रक्षा, विदेश संबंध, बैंक, आयकर, आयात निर्यात और साइबर अपराध और वायदा व्यापार इत्यादि जो है वो केंद्र सूची में यानी कि संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन राज्य सूची की।
तो देखते हैं, इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकारों को होता है। जो राज्य सूची है उसके अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं उन सभी विषयों पर कानून कौन बना सकता है? उस राज्य की, समुचित राज्य की सरकार उस पर कानून बना सकती है। तो देखते हैं राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। पशुधन, भूमि, खनन, सहकारिता, विद्युत, स्थानीय शासन, स्वास्थ्य, मनोरंजन, जेल, पुलिस, शराब यानी कि आबकारी और खेल, ये सब जो है विषय हैं, इन पे कानून बनाते हैं राज्य सरकार, और ये राज्य सरकार के विषय के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं समवर्ती सूची की। तो क्या होती है समवर्ती सूची? कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य सरकार दोनों को होता है। जो समवर्ती सूची होती है उस सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन दोनों के कानूनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर केंद्र का कानून ही मान्य होगा। जब दोनों के कानूनों पर कोई ठोस निर्णय न लिया जाए, कोई गतिरोध पैदा हो जाए, तो जो केंद्र का निर्णय होता है वही सर्वमान्य होता है। तो समवर्ती सूची होती है, उसमें मूल रूप से तो 47 विषय सम्मिलित थे, लेकिन गणना में कितने हैं? 52 विषय हैं। 5 विषयों को 42वां संविधान संशोधन 1976 से राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। जो 5 विषय थे, अंतिम जो 5 विषय थे, उनको जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें से राज्य सूची में से निकाल करके इस समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। प्रमुख विषय कौन कौन से हैं जो समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं? शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत है। वन्य जीव एवं अभयारण्य, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, माप एवं तौल यानी कि बाट, विवाह, दत्तक संतान, विवाह विच्छेद, ये सब जो हैं वो समवर्ती सूची के विषय हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। देखते हैं 8वीं अनुसूची में कौन कौन से विषय हैं। तो इसमें राजभाषाओं का वर्णन किया गया है। जितनी भी राजभाषाएं हैं उन राजभाषाओं का वर्णन 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी मूल संविधान में? 14 भाषाएं थी, और 15वीं भाषा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसे 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था। किसे? 15वीं भाषा को। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषाओं को इस अनुसूची के अंतर्गत यानी कि 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 में संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो, ये जो 4 भाषाएं हैं उनको 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। वर्तमान में 22 भाषाएं सम्मिलित है, और जो मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी? उसमें 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब बात करते हैं अपन 9वीं अनुसूची की। तो इसमें भूमि सुधार कानूनों को जोड़ा गया है। जो भूमि सुधार संबंधी जितने भी कानून हैं वो अपने संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। ये जो अनुसूची है यानी कि 9वीं जो अनुसूची है उसको जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसके द्वारा इसे ऐड किया गया है। इसमें मूलतः 13 कानूनों को रखा गया, और वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो 284 है। 9वीं अनुसूची को न्यायालय की समीक्षा से बाहर किया गया था, लेकिन जनवरी 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि 1973 के बाद इस अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की समीक्षा न्यायालय कर सकता है, क्योंकि यह अनुसूची भी संविधान का ही भाग है। साथियों, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके दोबारा रिवीजन करें इसका। आगे आते हैं अपने 10वीं अनुसूची। अगर 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें इस अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था।
और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में इस अनुसूची को ऐड किया गया था। इसमें दल बदल परिवर्तन निषेध कानूनों को जोड़ा गया है। अब बात करते हैं हम 11वीं अनुसूची की। देखते हैं 11वीं अनुसूची। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है। जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 11वीं अनुसूची को संविधान में ऐड किया गया है। इसमें भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 में 16 कानून और 29 विषयों को जोड़ा गया है। जो 11वीं अनुसूची है उसको अनुच्छेद 243 और भाग कौन सा है संविधान का? भाग 9 अनुच्छेद 243, उसमें 16 तो कानून है और 29 विषयों को जोड़ा गया है। साथियों ये जो अनुसूची है इससे संबंधित प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इसको भी आपको याद करना है। अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। बाहरी नहीं है साथियों, ये 12वीं है, 12वीं अनुसूची है, ठीक है। तो इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया था। जो 12वीं अनुसूची वो जोड़ी गई थी 74वां संविधान संशोधन 1992 में। इसमें स्थानीय नगरीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 पी से जेड तक, कहाँ तक? अनुच्छेद 243 पी से जेड तक कुल कानून कितने हैं? कुल 18 कानून। 18 कानूनों को वह 18 कार्य यानी कि विषय इसमें सूची में जोड़े गए हैं। जो अपने 11वीं अनुसूची थी उसमें भाग 9 है और जो 12वीं अनुसूची है उसमें कौन से हैं भाग 9 है। उसमें अनुच्छेद 243 में 16 कानून थे, उसमें 243 पी से जेड तक 18 कानून है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे और इसमें कितने विषय हैं? इसमें विषय हैं 18। ये बात आपको भी ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अपन संविधान की प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना के बारे में जो अनेक विद्वान हैं वो अलग अलग मत रखते हैं, अलग अलग अपने कथन प्रस्तुत करते हैं प्रस्तावना के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ठाकुरदास भार्गव की। तो ठाकुरदास भार्गव ने इस प्रस्तावना में क्या कहा है? उन्होंने कहा कि यह संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा किसने कहा प्रस्तावना को? तो जवाब हो जाएगा ठाकुरदास भार्गव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। किस पर आधारित है? नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव पर जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो आधारित है। संविधान की प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान का दर्शन है। उद्देश्य प्रस्ताव को के.एम. मुंशी ने संविधान सभा की जन्म कुंडली कहा है। उद्देश्य प्रस्ताव को जो के.एम. मुंशी थे उन्होंने संविधान सभा की जन्म कुंडली कहा है। साथ ही ये सभी फैक्ट महत्वपूर्ण है, इसको अपने नोटबुक में नोट करते चले। साथ साथ बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं भारतीय जो प्रस्तावना है उसके महत्वपूर्ण और अन्य तथ्य की। तो प्रस्तावना जो है उसमें शब्द है हम भारत के लोग। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि शब्द जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो शब्द है हम भारत के लोग वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, जिसका अर्थ है अंतिम सत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है। अगला वर्ड है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ है भारत आंतरिक और बाहरी रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। क्रमशः समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों को 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और क्या जोड़ा गया है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं और केवल एक ही बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना में। ये बात आप ध्यान में रखें। अगला प्रस्तावना में शब्द आता है अपने समाजवादी। तो समाजवादी का क्या मतलब है? राज्य के सभी आर्थिक,
भौतिक या अभौतिक संसाधनों पर अंतिम रूप से राज्य का अधिकार होगा। ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं होंगे। अगला वर्ड आता है अपने पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का समान आदर किया जाएगा। अगला प्रस्तावना में जो शब्द आता है वह है लोकतंत्र गणराज्य, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भाग 4 में वर्णित किए गए हैं। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः के आदर्श वाक्य पर बनाया गया है। जो प्रस्तावना में महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो प्रस्तावना के जो फैक्ट हैं वो हम पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान दें। आगे हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भाग 3 में वर्णित की गई है। इसके बाद में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भाग, ये भी भाग 3 में वर्णित है। व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन, राष्ट्र की एकता और अखंडता, संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 जनवरी 1949 के दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित यानी कि आत्मा से अपनाया गया है। ये थी भारत की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जो संविधान की प्रस्तावना है वो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह बात आप ध्यान में रखें। 1952 को शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य में कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसका अंग नहीं है, तथा ऐसा ही निर्णय 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में आया था। फिर 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में न्यायालय ने कहा कि संसद प्रस्तावना सहित मौलिक अधिकारों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद में इसके विरोध में 24वां और 25वां संविधान संशोधन 1971 लाया गया, जिसके कारण न्यायपालिका व कार्यपालिका में विवाद उत्पन्न हुआ। फिर इनमें समन्वय करने के लिए 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य इस वाद में न्यायालय में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन मान्य नहीं होगा जो संविधान की मूल आत्मा को नष्ट करता है। इसे मूल ढांचे का सिद्धांत भी कहा जाता है। मूल ढांचे में क्या क्या आते हैं उस बातों को हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये जो शब्द है बार बार आते हैं। मूल ढांचा तो क्या है मूल ढांचा, और मूल ढांचे में कौन कौन से जो तथ्य हैं, कौन कौन से जो वाद हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं। तो देखते हैं। संप्रभुता जो है वो मूल ढांचे में आती है, पंथ निरपेक्षता मूल ढांचे में आती है, गरिमापूर्ण जीवन ये भी मूल ढांचे में आता है, संसदीय शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति के निर्वाचन को रखा गया है। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है, इन सब बातों को किस में रखा गया है? संविधान के मूल ढांचे में, प्रस्तावना के मूल ढांचे में रखा गया है। फिर इसके बाद में 1980 का मिनर्वा मिल्स केस जो वाद था, उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचे को प्रतिस्थापित यानी कि व्याख्या उसमें की गई है। आधारभूत विशेषताएं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि सर्वोच्च या स्वतंत्र। भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। यह सीधे लोगों के द्वारा चुने गए एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है तथा यही सरकार कानून बनाकर लोगों पर शासन करती है। भारतीय संविधान की प्रकृति संविधान प्रारूप समिति तथा सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संघात्मक संविधान माना है, परंतु विद्वानों में इसके बारे में अभी भी मतभेद है। अमेरिकी विद्वान इसको छद्म संघात्मक संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं अमेरिकी संविधान? इसको छद्म
संघात्मक संविधान कहते हैं। हालांकि पूर्वी संविधानवेत्ता कहते हैं कि अमेरिकी संविधान ही एकमात्र संघात्मक संविधान नहीं हो सकता, और संविधान का संघात्मक होना उसमें निहित संघात्मक लक्षणों पर निर्भर करता है। किंतु मानवीय सर्वोच्च न्यायालय पी कन्नादासनवाद ने इसे पूर्ण संघात्मक माना है। उसके बाद में समाजवाद, जो समाजवाद शब्द है वो संविधान के 1976 में हुए, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, और यह अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर दर्जा और अवसर देता है। सरकार केवल कुछ लोगों के हाथ में धन जमा होने से रोकेगी तथा सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने की कोशिश करेगी। भारत के एक मिश्रित आर्थिक मॉडल को अपनाया गया है। भारत जो है उसने एक मिश्रित आर्थिक मॉडल को अपनाया है। सरकार ने समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कानूनों जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन, जमींदारी अधिनियम, समान वेतन अधिनियम और बाल श्रम निषेध अधिनियम आदि को बनाया है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के उपबंध संघ तथा राज्य सरकारों पर समान रूप से बाध्यकारी होते हैं। केंद्र तथा राज्य शक्ति विभाजित करने वाले अनुच्छेद निम्न हैं। जो केंद्र और राज्य इन दोनों की शक्ति का जो विभाजन करते हैं वो अनुच्छेद इस प्रकार से हैं, देखते हैं। अनुच्छेद 54, 55, 73, 162 और 241। इसके बाद में भाग 5 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य तथा केंद्र के मध्य वैधानिक संबंध, ये भाग 5 में बताए गए हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कोई भी सूची, राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व, ये सब क्या पढ़ रहे हैं? केंद्र व राज्य शक्ति विभाजित करने वाले अनुच्छेद हैं। संविधान में संशोधन करने की शक्ति, अनुच्छेद 368। इन सभी अनुच्छेदों में संसद अकेले संशोधन नहीं ला सकती, उसे राज्यों की सहमति भी चाहिए। यानी कोई भी जो प्रावधान है उसमें केवल संसद अकेले संशोधन नहीं कर सकती है, उसमें राज्यों की अनुमति जरूरी होती है। अन्य अनुच्छेद शक्ति विभाजन से संबंधित नहीं है। लिखित संविधान अनिवार्य रूप से लिखित रूप में होगा, क्योंकि उसमें शक्ति विभाजन का स्पष्ट वर्णन आवश्यक है। अतः संघ में लिखित संविधान अवश्य होगा। संविधान की कठोरता, इसका अर्थ है संविधान संशोधन में राज्य और केंद्र दोनों भाग लेंगे। यानी संविधान की कठोरता जो, इसका मतलब क्या है? संविधान संशोधन जो होगा उसमें राज्य और केंद्र दोनों भाग लेंगे। न्यायालयों की अधिकारिता, इसका अर्थ है कि केंद्र राज्य कानून की व्याख्या हेतु एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र सत्ता पर निर्भर करेंगे। आगे विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, न्यायालय ही संघ राज्य शक्तियों के विभाजन का पर्यवेक्षण करेंगे, और न्यायालय संविधान के अंतिम व्याख्याकर्ता होंगे। भारत में यह सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ये 5 शर्तें किसी संविधान को संघात्मक बनाने हेतु अनिवार्य है। भारत में ये 5 लक्षण संविधान में मौजूद हैं, अतः यह संघात्मक है। परंतु भारतीय संविधान में कुछ विभेदकारी विशेषताएं भी हैं, जिनके बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही जो नोट्स से 6 से 12 तक की जो किताब है सामाजिक अध्ययन, उससे संकलित किए गए हैं, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, साथियों के साथ शेयर करें। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। थैंक यू।